हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड कोचिंग में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज बायो का फर्स्ट लेसन है, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान क्या होती है। तो विज्ञान की वह शाखा, आप याद रखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जीव विज्ञान। आगे बात कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी। अब वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका करते हैं जी? तो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। और यदि हम लोग बात कर ले जंतु विज्ञान की, इसमें तो किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। और फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। किसको कहेंगे? एरिस्टोटल को। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सजीव की बात करते हैं। तो वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया और जनन के सभी लक्षण प्रदर्शित करती है, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जो वस्तुएं वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया और जीवन के सभी लक्षण प्रदर्शित करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। और सजीवों के निम्नलिखित लक्षण हैं, जैसे में पहला है वृद्धि, सेकंड की बात करें तो जनन है, उसके बाद उपापचय है, संवेदनशीलता और अनुकूलता है, जीवन चक्र है, जीव द्रव्य है, कोशिका संरचना है और गति है। ये सजीवों के प्रमुख लक्षण हो गए। ये क्या है? ये सजीवों के प्रमुख लक्षण। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अभिलाक्षणिक गुण को देखेंगे। अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, ऐसा गुण जो सभी सजीवों में उपस्थित हो, जो किसी भी निर्जीव में उपस्थित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। वैसा गुण जो सभी सजीवों में उपस्थित हो, जो किसी भी निर्जीव में उपस्थित ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। अब वृद्धि की हम लोग बात करते हैं, सिर्फ वृद्धि की। तो वृद्धि किसे कहेंगे? तो जीवों की संख्या या भार में बढ़ोतरी क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है जी। क्या कहलाती है? वृद्धि। ठीक है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, और बहुकोशिकीय जीव भी होंगे, अपनी संख्या में कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि करते हैं। और यदि हम लोग पेड़ पौधों की बात करें तो ये जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, जबकि जीव एक निश्चित आयु तक ही क्या कर पाते हैं? वृद्धि कर पाते हैं। और ये जो वृद्धि होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आंतरिक वृद्धि, जो कि शरीर के अंदर होने वाली वृद्धि है। सभी सजीवों में इसी प्रकार की वृद्धि होती है। उसके बाद बाह्य वृद्धि की बात करें तो इसमें आता है शरीर के बाहर होने वाला वृद्धि। शरीर के बाहर होने वाले वृद्धि को हम लोग बाह्य वृद्धि कहते हैं। सभी निर्जीव में ये होता है, और पर्वत रेत के टीलों में भी यही होता है, बाह्य वृद्धि ही होता है। ठीक है। अभिलाक्षणिक गुण वृद्धि नहीं है। वृद्धि जो होता है अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, लेकिन आंतरिक वृद्धि जो है सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जनन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जीवों की वह क्षमता जिससे वह अपने समान संतान उत्पन्न कर सके, क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। और जनन से आगे हम लोग बढ़ते हैं यदि, तो जनन 2 प्रकार की होती है। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। संतति कुछ या ज़्यादा समान इसमें दिखाई देती है लैंगिक में, और 100% समान लक्षण दिखाई देती है अलैंगिक जनन में। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो नोट में पॉइंट आप याद रखिएगा, जनन सभी सजीवों में उपस्थित नहीं होता है। जैसे में खच्चर की बात करते हैं, मनुष्य के जनन अक्षम युग में बात करते हैं, श्रमिक मक्खियाँ जो होती है उसमें जनन नहीं होता है। इस कारण हम लोग इसको भी अभिलाक्षणिक गुण नहीं कहेंगे। मधुमक्खियाँ जो होती है, यहाँ पे देख लीजिए, 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है ड्रोन बी, दूसरा क्वीन बी, उसके बाद वर्कर बी। ड्रोन बी मेल होता है, इसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद क्वीन बी एक छत्ते में सिर्फ एक ही होती है, और इसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वर्कर बी की बात करें तो 32 होते हैं इसमें गुणसूत्र, और ये इनफर्टाइल होता है, यानी ये श्रमिक मधुमक्खियाँ जनन नहीं कर सकती हैं। ड्रोन बी और क्वीन बी ही मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये भी जनन जो है जीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। जनन जो है जी जीवों का अभिलाक्षणिक गुण है नहीं है। ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे उपापचय की बात करते हैं। तो उपापचय जो है हमारे शरीर में होने वाले सभी
रासायनिक क्रियाओं का क्या होता है, कुल योग होता है। उपापचय हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग होता है और उपापचय सभी सजीवों में पाया जाता है। उपापचय जो होता है सभी सजीवों में पाया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट गुण है कि यह किसी भी निर्जीव में नहीं होता है। उपापचय किसी भी निर्जीव में नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आप कि उपापचय सभी सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। उपापचय जो है सभी सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी गुण पढ़ा, पहला पढ़ा वृद्धि, दूसरा पढ़ा जनन, ये दोनों जीवों के अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हमारा उपापचय, जो कि जीवों का क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उपापचय की। किसकी बात करेंगे, उपापचय की, जिसको हम लोग कहते हैं कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म। तो उपापचय दो प्रकार का होता है, पहला होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म की बात करते हैं हम लोग, कैटाबोलिज्म की बात करेंगे हम लोग। रुको यार, कैटाबोलिज्म की बात करते हैं यदि हम लोग, तो इसमें जटिल अणु से सरल अणु, जटिल अणु सरल अणु में बदलता है। और अपचय में क्या होता है जी, सरल अणु जटिल अणु में बदल जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कोशिकीय संगठन की। किसकी बात करेंगे, कोशिकीय संगठन। तो जीवों की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका। और कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। जिसमें एक ही कोशिका पूरे कार्य का संपादन करती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाता है, और जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पूरे कार्य का संपादन करती है संगठित तरीके से, तो वो बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। और कोशिकीय संगठन के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कोशिका होता है सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। यानी केवल एकमात्र इस दुनिया पे सजीव ही है जो कोशिकाओं का बना होगा, और अदरवाइज निर्जीव वस्तुएं कभी भी कोशिकाएं की नहीं बनी होती है, ठीक है। चेतना की बात करते हैं तो पर्यावरण या उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देना क्या कहलाता है, चेतना या संवेदना कहलाता है। चेतना या क्या कहलाता है, संवेदना। और उद्दीपन के प्रकार हैं, पहला भौतिक उद्दीपन, दूसरा रासायनिक उद्दीपन, उसके बाद जैविक उद्दीपन। तरंग और तापमान जो है भौतिक उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं, अम्ल और क्षार रासायनिक उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे, जैविक उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे जीवाणु और विषाणु, ठीक है। और चेतना या संवेदना सभी सजीवों का क्या है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। चेतना या संवेदना की बात करते हैं तो ये सभी सजीवों का क्या होता है, इससे अभिलाक्षणिक गुण होता है, इस सब में होगा। तो अभी तक हम लोगों ने केवल वृद्धि और जनन को छोड़कर जो भी देखा वो सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है, जो कि केवल सजीवों में ही पाया जाएगा। स्वचेतना की बात करते हैं तो स्वचेतना क्या होता है, अपने अच्छे या बुरे का ज्ञान होना क्या कहलाता है, स्वचेतना कहलाता है। अपने अच्छे या बुरे का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है, स्वचेतना। केवल मनुष्य में ही स्वचेतना पाई जाती है, केवल मनुष्य में ही क्या होती है जी, स्वचेतना पाई जाती है। और स्वचेतना भी मनुष्य का अभिलाक्षणिक गुण होता है। स्वचेतना जो होता है मनुष्य का क्या होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब देखो कोमा पेशेंट की बात करते हैं तो कोमा पेशेंट क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि कोमा पेशेंट को सुनाई उनाई नहीं दे रहा होता है, वो सुन सकता है बउआ। कोमा पेशेंट से थोड़ा डर के रहना, उसको कोमा पेशेंट सुन सकता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन भी होती है और वो केवल रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, सुनेगा टुकुर टुकुर देखेगा, लेकिन तुमको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, जवाब नहीं दे सकता है, ठीक है। कोमा पेशेंट सुन सकता है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है उसके अंदर। चलो अब आगे बढ़ो, जैव विविधता की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है जी, तो हमारे चारों ओर असंख्य विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। हमारे चारों ओर असंख्य विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। और पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्नता को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्नता को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और अब तक यहाँ पे देखिए याद रखना कि अब तक कुल जीव 1.5 मिलियन 1.7 से 1.8 मिलियन तक ज्ञात किए जा चुके हैं। जैव विविधता के निम्नलिखित स्तर होते हैं, पहला अनुवांशिकीय स्तर होता है, दूसरा जातीय स्तर होता है, तीसरा पारिस्थितिकीय स्तर होता है।
अनुवांशिकीय स्तर में क्या होता है, तो यहाँ जीन के परिवर्तन से होता है, जैसे आम की विभिन्न किस्में, कुत्ते के विभिन्न नस्ल का तैयार हो जाना। जातीय स्तर पे क्या होता है, तो इसमें जीव समूह के विभिन्न जातियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिकीय स्तर में क्या होता है, इसमें जीवों के आवेश और भौगोलिक वितरण के आधार पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो जैव विविधता के कितने प्रकार हुए थी, कितने स्तर हुए, 3। पहला अनुवांशिकीय स्तर, दूसरा जातीय स्तर, तीसरा पारिस्थितिकीय स्तर। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। वर्गीकी देखो, वर्गीकी क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, तो आप याद रखना कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण, वर्णन एवं उनका विधिवत वर्गीकरण किया जाता है, क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गीकी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण, वर्णन एवं उनका विधिवत वर्गीकरण किया जाता है, क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी के अंतर्गत पहला आता है पहचान, दूसरा आता है नामकरण, तीसरा वर्गीकरण। अब देखो पहचान में क्या होता है, तो इसमें लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान कर उनकी तुलना पहले से ज्ञात जीवों से किया जाता है। नामकरण में क्या होता है, ये तो इसमें लक्षणों की पहचान के बाद उसे नाम दिया जाता है। ठीक है, और वर्गीकरण में क्या किया जाता है, तो जीवों की शारीरिक, आकारिकी और जाति वृत्ति के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। वर्गीकरण में क्या किया जाता है कि जीवों के शारीरिक, आकारिकी और जाति वृत्ति के आधार पर क्या किया जाता है, विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। तो पहचान कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वर्गीकी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है वर्गीकरण विज्ञान, सिस्टमेटिका। तो सिस्टमेटिका क्या होता है, तो सिस्टमेटिक्स जो वर्ड है वो किससे बना है, सिस्टेमा से बना है। सिस्टेमा का अर्थ क्या होता है, तो जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टेमा का अर्थ क्या होता है जी, जीवों की नियमित व्यवस्था। और इसके जनक कौन है, कैरोलस लिनियस है। कौन है, कैरोलस लिनियस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिस्टेमा नेचर क्या है। तो ये एक बुक है जिसको रिटेन किसके द्वारा किया गया है, कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया है। ठीक है, नियो सिस्टेमेटिक्स किसने बताया था, तो जूलियन हक्सलर ने बताया था। कब बताया था, 1940 में बताया था। और इसमें क्या हुआ, इसमें नियो सिस्टमेटिक्स में क्या बताया गया था, तो जीवित जीवों के बीच संबंध बताता है। नियो सिस्टमेटिक्स क्या बताता है, जीवित जीवों के बीच संबंध बताता है। जूलियन हक्सलर याद रखिएगा। ठीक है, नियो सिस्टमेटिक्स के लिए। वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न जीवों की तुलना विकासात्मक और जाति वृत्तीय संबंधों का अध्ययन से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, नामकरण क्या होता है, तो याद रखना आप कि प्रत्येक जीव का एक मानक होता है जो पूरे विश्व में मान्य होता है। प्रत्येक जीव का एक क्या होता है, मानक, जो कि पूरे विश्व में क्या होता है, मान्य। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, नामकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नामकरण। ठीक है, नामकरण 2 प्रकार से किए जाते हैं या दिए जाते हैं। पहला सामान्य नाम 2 प्रकार से दिया जाता है। पहला सामान्य नाम और दूसरा वैज्ञानिक नाम। सामान्य नाम क्या होता है, तो प्रायः किसी स्थान विशेष या जगह पर आधारित होता है सामान्य नाम। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक संस्था द्वारा ये दिए जाते हैं जो सर्वमान्य होते हैं। जैसे मानव का होमो सेपियंस, आम का क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका होता है। आम का क्या होता है जी, मैग्नीफेरा इंडिका। अब हम लोग नामकरण संस्था कौन कौन सा है, तो पहला है ICBN और दूसरा है ICZN। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN की बात करते हैं तो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब नामकरण पद्धति की बात करते हैं तो पहला है एक नाम पद्धति। क्या है जी, एक नाम पद्धति। इसमें एक शब्द में जीवों का नाम दिया जाता है। यहाँ सफल नहीं हुआ था। एक नाम पद्धति में क्या किया जाता है, एक शब्द में ही जीवों का नाम दिया जाता है और ये सफल भी नहीं हुआ था। दूसरा द्विनाम पद्धति। तो इस पद्धति में जीवों का नाम 2 शब्दों में दिया जाता है। द्विनाम पद्धति में जीवों का नाम कितने शब्दों में दिया जाता है, 2 शब्दों में दिया जाता है। और यहाँ सर्वप्रथम किसने सुझाया था, तो कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। और यहाँ सर्वमान्य और सत्य है। द्विनामकरण पद्धति जो है ये सर्वमान्य और क्या है, सत्य है। ठीक है, नामकरण पद्धति के नियम की बात करते हैं तो पहला नियम आप याद रखना कि इसमें नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है जो लैटिन भाषा में होता है। ठीक है, दूसरा नियम इसका क्या है जी, तो नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। नाम हमेशा जो लिखेंगे तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। तीसरा नियम है कि नाम का पहला अक्षर वंश को तथा दूसरा जाति का संकेत पद होता है।
चौथा नियम है कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित कर देते हैं। हाथ से जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, रेखांकित कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि वंश का पहला अक्षर कैपिटल होता है और जाति के सभी अक्षर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। पांचवा ये नियम हो गया। छठा नियम होता है कि अंत में वैज्ञानिक का नाम जिसने जाति को खोजा था संक्षेप में लिखते हैं। जैसे में मानव का होमोसेपियंस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग बात करेंगे वर्ग की संवर्ग की। किसकी बात करेंगे, वर्ग की संवर्ग। यहाँ पे याद रखिएगा लिनियस प्रणाली के अंतर्गत जीवों को विभिन्न समूहों में बांटा जाता है, इसे क्या कहते हैं, वर्ग की संवर्ग कहते हैं। लिनियस प्रणाली के अंतर्गत हम लोग जीवों को क्या करते हैं, विभिन्न समूहों में बांटते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग की संवर्ग कहते हैं। वर्ग की संवर्ग में पहला आता है जाति। पहला क्या आता है, जाति। जाति का मतलब क्या होता है, तो यहाँ वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी जाति के समस्त प्राणियों में समानता मिलती है। किसी जाति के समस्त प्राणियों में क्या मिलती है जी, समानता मिलती है। जैसे आम का जाति क्या है, तो इंडिका है, मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका जाति है। अब हम लोग बात करते हैं वंश। 2 नंबर पे वर्गीकरण वर्ग में कौन आता है, वंश। समान गुण वाले जातियों के मिलने से वंश का निर्माण होता है और एक वंश की सभी जातियों में कुछ समान गुण अवश्य होते हैं। जैसे में शेर का पैंथरा लियो, बाघ का क्या है, पैंथरा टाइग्रिस, चीता का क्या है, पैंथरा पारुश। तो ये आपका शेर, बाघ, चीता, ये तीनों की वंश क्या है, समान है। जाति अलग अलग है, लियो, टाइग्रिस और पारुश क्या है, अलग अलग है, लेकिन इन लोगों की ये जो वंश है ये क्या है, समान है, पैंथरा पैंथरा पैंथरा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कुल की। तीसरे नंबर संवर्ग पे आते हैं, तो तीसरा संवर्ग क्या होता है जी, कुल। आप याद रखना कि समान गुण वाले वंश को एक ही कुल में रखा जाता है। समान गुण वाले जो वंश होते हैं उसको एक कुल में रखते हैं और ये वंश जातियों की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे वंश पैंथरा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, बाघ, चीता, शेर, और फेलिस वंश के अंतर्गत बिल्ली को रखा गया है। और इनको एक ही कुल किस में रखेंगे, दोनों फेलिस वंश और पैंथरा वंश को एक कुल में रखेंगे, फाइलिडी कुल में। कौन से कुल में रखेंगे, फाइलिडी कुल में, ठीक है। तो एक कुल आपको समझ में आ गया होगा। कुल के बाद गण, ऑर्डर आता है। कौन आता है, ऑर्डर। एक दूसरे में समानता रखने वाले कई कुलों को एक गण में रखते हैं। जैसे फाइलिडी, कैनिडी, ये दोनों को हम लोग एक ही कण कार्निवोरा में रखते हैं। किस में रखते हैं, कार्निवोरा। एक कार्निवोरा का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। गण आपको समझ में आ गया कि एक दूसरे से समानता रखने वाले कई कुलों को एक ही साथ गण में रखते हैं, ठीक है। अगले नंबर पे आता है हमारा वर्ग। कौन आता है, वर्ग। समान गुण वाले कई गण मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। समान गुण वाले कई गण जो होते हैं मिलकर किसका निर्माण करेंगे, वर्ग का निर्माण करेंगे। जैसे कार्निवोरा, प्राइमेट्स, ये दोनों मिलकर मैमेलिया वर्ग का निर्माण करते हैं। प्राइमेट्स में कौन कौन आएंगे, तो मानव आएंगे, चिंपैंजी आएंगे, बंदर आएंगे। कार्निवोरा में चीता, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, भालू, और ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, मैमेलिया वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट नहीं, संघ, उसके बाद जगत। संघ जो है आपका क्या होता है, तो समान गुण वाले कई वर्ग मिलकर क्या बनाते हैं, संघ कहलाते हैं। जैसे मैमेलिया, पक्षी, उभयचर, मत्स्य, रेप्टिलिया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो कॉर्डेटा के संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें जगत की, तो समस्त समुदाय संयुक्त रूप से 2 जगतों में बट गए हैं, पादप जगत और जंतु जगत। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो पहले 1 नंबर पे हमारा आया कौन था, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे ध्यान दे से। देखो मानव का वर्गीकरण करते हैं, तो मानव किस जगत में आता है, जंतु जगत में आता है। संघ इसका कॉर्डेटा है, वर्ग मैमेलिया है, गण इसका प्राइमेट है, कुल होमिनिडी है, उसके बाद वंश होमो है, जाति क्या है, सेपियंस। इसको आप लाइन वाइज याद रख सकते हैं। जस वग देखो ट्रिक तुमको बताते हैं लाइन से याद रखने का। वर्ग की संवर्ग याद रखना, जस वग क्या हुआ, जस वग कुवज, कुवंज क्या जी, कुवंज यानी जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जसवग कुवंज, जसवग कुवंज आप याद रखिएगा, याद रहेगा आपको, ठीक है।
अब जीवों के अध्ययन हेतु साधन कौन कौन से हैं? तो पहला संग्रहालय है। कौन है? संग्रहालय, जिसको म्यूजियम कहते हैं। यह एक ऐसा विशिष्ट स्थान होता है जहां मृत पादपों और जंतुओं के नमूनों को उचित परिरक्षक द्रव में डुबोकर हम लोग रखते हैं। ठीक है, परिरक्षक द्रव कौन होता है? तो फॉर्मेलिन अल्कोहल हो सकता है। संरक्षण किसका किया जाता है? कंकाल का, भ्रूण का, अंडे का। ठीक है, भ्रूण का। थोड़ा सा रुक जाइए, स्टेप हम लोग डिस्कार्ड। चलो यहाँ पे देखो, परिरक्षण किसका किया जाता है? कंगाल का, भ्रूण का, अंडे का। ठीक है, प्रमुख संग्रहालय कुछ जो हमारे देश में है। पहला इंडियन म्यूजियम, जो कि कहाँ है? कोलकाता में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पे है जी? दिल्ली में है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हर्बेरियम की। किसकी बात करेंगे? हर्बेरियम की। तो इसमें विभिन्न पौधे और उनके अन्य भाग जैसे जड़, तना, फूल, पत्ती आदि को प्लांट प्रेस विधि द्वारा कागज़ की शीट पर सुखाकर चिपकाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर में देख पा रहे होंगे, और नाम यहाँ पे लिख दिया गया। वेस्कुलम एक विशेष प्रकार का बक्स होता है जिसमें संग्रहित नमूनों को रखा जाता है। ये वेस्कुलम में इस नमूने को रखा गया है। ठीक है, अब हर्बेरियम के बाद आप जान लीजिए कि इसका महत्व क्या है। हर्बेरियम का महत्व क्या है? तो संग्रहित पादपों के संपूर्ण जानकारी में सहायक होता है, और दूसरा महत्व है कि पौधों की पहचान में सहायक होता है। तीसरा इसका महत्व है कि लुप्त जातियों के अध्ययन में सहायक होता है। लुप्त जातियों के अध्ययन में ये क्या होता है? सहायक होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण हर्बेरियम हमारे देश के कौन कौन है? तो हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। और हर्बेरियम ऑफ दी बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है जी? लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। ये क्लियर हो गया। वनस्पतिक उद्यान क्या होता है? आप याद रखिएगा, वनस्पतिक उद्यान क्या होता है जी? तो आप याद रखिएगा, वनस्पतिक उद्यान में पादपों का संग्रहण और संरक्षण जीवित अवस्था में किया जाता है। किस अवस्था में किया जाएगा? जीवित अवस्था में। जिस वनस्पति उद्यान में सिर्फ पेड़ और झाड़ियाँ को लगाया जाता है उसे आर्बोरेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्बोरेटम। क्या कहेंगे? आर्बोरेटम कहते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण वनस्पति उद्यान कौन कौन सा है? तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि कहाँ पे पड़ता है? इंग्लैंड में। भारतीय वानस्पतिक उद्यान, जो कि कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, जंतु उद्यान या प्राणी पार्क क्या होता है? जंतु उद्यान या प्राणी पार्क क्या होता है? तो याद रखना, जंतु उद्यान में प्राणियों का संरक्षण और संग्रहण जीवित अवस्था में किया जाता है। इससे पहले वाले में पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता था, इसमें किसका संरक्षण किया जाएगा? जंतुओं का। ठीक है, भारत में लगभग कितने प्राणी पार्क हैं? 200 से अधिक है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसका, नेहरू प्राणी पार्क हैदराबाद में है। चिल्का प्राणी पार्क कहाँ है? चिल्का में है। कहाँ पे है जी? चिल्का में। अब हम लोग बात करेंगे नियम पुस्तिका की। नियम पुस्तिका क्या होता है? तो यह एक पुस्तक है जिससे किसी एक जाति के विशेष संपूर्ण जिसमें किसी एक जाति का विशेषता यहाँ पे होगा, विशेषता का संपूर्ण वर्णन किया जाता है नियम पुस्तिका में। इस पुस्तक में किसी एक जाति विशेष का संपूर्ण वर्णन मिलता है नियम पुस्तिका में। ठीक है, मोनोग्राफ क्या होता है जी? तो मोनोग्राफ किसी एक वर्ग की संवर्ग के किसी जीव का संपूर्ण अध्ययन होता है, मोनोग्राफ। अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर होता है खलास। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद।